Hello everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the exercise questions of chapter 12 of class 4, that is air, water and weather. So here are the exercise questions. But before we begin with the exercise question and answers, let me tell you that if you have missed the explanation of this chapter, link of the chapter explanation is given in the description box below along with the playlist link where you can get all the chapters explanation and their exercise questions. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on Facebook page where I upload the answers for quick assignments and hot questions given in your textbook. So now, without any more delay, let's start with today's class. So section A, choose the correct answer. क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि द हीट ऑफ द सन कॉजेज, जो सन की हीट होती है उसकी वजह से क्या होता है. ऑप्शंस में दिया है विंड्स टू ब्लो, वाटर टू एवेपोरेट एंड सी ऑप्शन चेंज इन वेदर. सो हमें पता है कि ये सारी चीज़ें ही जो सन की हीट है किसी ना किसी तरह से उससे अफेक्टेड होती है. सो इसीलिए आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड. जब वाटर वेपर वाटर में चेंज होता है कूलिंग की वजह से, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है. यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कंडेंसेशन. क्वेश्चन नंबर 3, अ ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड जस्ट अबव द वाटर और लैंड ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ वाटर वेपर विद द कोल्ड एयर इज कॉल्ड. जो एक वाटर और लैंड के ऊपर एक क्लाउड का ब्लैंकेट बन जाता है, किसकी वजह से, वाटर वेपर का कोल्ड एयर से मिक्स होने की वजह से, उसको कहा जाता है फॉग. ऑप्शन सी. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, लैंड एंड सी ब्रीजेस ब्लो ड्यू टू चेंज इन, of course due to change in temperature. So option D is the correct answer. जो land and sea breezes होते हैं वो किस वजह से, मीन्स जो हवा होती है वो लैंड से सी की तरफ या सी से लैंड की तरफ कब बहेगी, जब वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा. क्लियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, केमिकल्स like chlorine, bleaching powder or potassium permanganate are added to the water to make it. तो जो केमिकल्स हम ऐड करते हैं जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, क्लोरीन हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ये सब जो केमिकल्स हम ऐड करते हैं वाटर में, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, बिकॉज टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जर्म फ्री. देन क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू रिमूव. तो हमने जब इम्प्योर वाटर के बारे में या इम्प्यूरिटीज़ इन वाटर के बारे में पढ़ा था, तो हमने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ के बारे में पढ़ा था, एंड साथ ही में कैसे हम उन इम्प्यूरिटीज़ को सेपरेट कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ा था. तो उनमें से एक प्रोसेस था फिल्ट्रेशन. तो वो जो फिल्ट्रेशन मेथड है वो हम कब यूज़ करते हैं, सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ के इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़. So yes, the option B is the correct answer. In case of insoluble impurities, मतलब insoluble impurities जो कि पानी में नहीं घुलते, उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं. So option B is the correct answer. Then question number 7 is asked about the continuous flow of water in nature is called. जो वाटर का एक कंटिन्यूस फ्लो बनता है, मीन्स वो एवापोरेट होता है, देन कंडेंस होता है, देन एज रेन और अदर फॉर्म्स में वो दोबारा से अर्थ पे आता है, मीन्स लैंड पे आता है, देन अगेन जो वाटर सोर्सेज होते हैं वहाँ से एवापोरेट होता है. ये जो कंटिन्यूस एक वाटर का फ्लो है नेचर में, उसको हम क्या कहते हैं इन वन वर्ड, दैट इज वाटर साइकिल. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर विद दिस क्वेश्चन आंसर्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. दैट इज सेक्शन बी, गिव शॉर्ट आंसर्स. इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं. मैंने पहले चारों क्वेश्चंस को मेंशन कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे चारों का आंसर लिख दिया है 1 by 1 विद देयर नंबर्स.
ठीक है। सो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेदर ऑफ अ प्लेस। फैक्टर्स बताने हैं जिनकी वजह से किसी भी जगह का जो वेदर होता है वो अफेक्टेड होता है। क्या है फैक्टर्स? द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेदर ऑफ अ प्लेस आर एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी। तो इन फैक्टर्स की वजह से किसी भी जगह का जो वेदर होगा वो अफेक्टेड होगा। टेम्परेचर की वजह से, या ह्यूमिडिटी मीन्स जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है उसकी वजह से, एंड वो जो जगह है वो सी से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, सो इन सब को बेस करके वहाँ का वेदर डिसाइड होगा या इफेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कॉजेज चेंज इन वेदर। वेदर्स में जो चेंजेस आते हैं मीन्स इन फैक्टर्स में जो चेंजेस होंगे वो किसकी वजह से होंगे? दैट इज बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज चेंज इन वेदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं? सो ऑब्वियसली वाटर साइकिल में एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये दो प्रोसेस होते हैं जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, जिनकी वजह से वाटर का एक कंटिन्यूस फ्लो बना रहता है नेचर में, जिसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, सो कौन से दो प्रोसेस हैं? दैट इज एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। क्लियर? नेक्स्ट इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? अभी मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एक्सप्लेन करते टाइम ही इसके बारे में जिक्र किया था कि ह्यूमिडिटी क्या होता है। जितना वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, स्टेट 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एवापोरेशन ऑफ वाटर। जो एवापोरेशन होता है वाटर का वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हमें 4 फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, तो 4 फैक्टर्स क्या है? एक तो विंड, टेम्परेचर, ड्राई एयर, सरफेस एरिया। अगर ज़्यादा विंडी क्लाइमेट होगा या वेदर होगा तो ज़्यादा एवापोरेशन होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा, एयर अगर ड्राई होगी तो उसमें वाटर वेपर लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, मीन्स ज़्यादा स्पेस रहेगा, इसीलिए वहाँ पे भी एवापोरेशन जल्दी रेट में होगा। एंड सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा जो सरफेस है या ज़्यादा जो वाटर या लिक्विड का एक्सपोजर एटमॉस्फेयर में हो रखा है तो वहाँ से भी ज़्यादा एवापोरेशन का रेट होगा। ठीक है, सो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि एवापोरेशन के रेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मेथड्स बाय विच इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। सो पहले इस आंसर को करने से पहले हम देख लेते हैं इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ क्या होती हैं। इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ होती हैं जो कि पानी में नहीं घुल पाती। ठीक है, मतलब हम नॉर्मली उसको देख के कह सकते हैं कि इसमें इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि वो पानी के साथ नहीं मिक्स हुई। तो अब उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स हैं? दे कैन बी रिमूव बाय सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवी इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो जिस प्रोसेस में जो हैवी इम्प्यूरिटीज़ होगी उसको अगर हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे एंड वो थोड़ी देर बाद उसके बीकर के या जिस भी कंटेनर में वो लिक्विड और इम्प्यूरिटीज़ का मिक्सचर प्रेजेंट है उसके बॉटम लेयर में जाके सेटल डाउन हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। अब डिकेंटेशन क्या है? डिकेंटेशन जो हम सेडिमेंटेशन के होने के बाद हम करेंगे, मीन्स जो इसका क्लीन वाटर होगा ऊपर का, जो हैवी इम्प्यूरिटीज़ के नीचे सेटल हो जाने के बाद हम उसको आराम से स्लोली दूसरे एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब ये जो क्लीन वाटर ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं आफ्टर सेटलिंग डाउन द हैवी पार्टिकल्स, दैट इज़ आफ्टर सेडिमेंटेशन, दैट इज़ नोन एज डिकेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज फिल्टरेशन प्रोसेस में क्या होता है? फिल्टरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एक फिल्टर पेपर होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है? वाटर इज अलाउड टू पोर,
वाटर को हम इस फिल्टर के थ्रू डाल देते हैं एंड जो वाटर है, जो क्लीन वाटर होगा वो बीकर में आ जाएगा, दूसरे बीकर में आ जाएगा, और जो इम्प्यूरिटीज़ होंगे वो फिल्टर के ऊपर ही रह जाएंगे। इम्प्यूरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर। तो हम इस जो इम्प्यूरिटीज़ रह गए हैं उसको हम कहते हैं रेसिड्यू, ठीक है। एंड जो हमारा लिक्विड था, जो हमारा क्लीन वाटर था, जो कि हमने दूसरी जगह पे कलेक्ट कर लिया, उसको हम कहते हैं फिल्टरेट, ठीक है। सो ये हो गई बात कि कैसे हम इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ को वाटर से अलग कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मैंने एक साथ जॉट डाउन कर लिया है, उनके आंसर्स मैंने उनके नंबर्स के साथ लिख दिए हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, हाउ डू वी गेट रेन, रेन कैसे होती है, ठीक है। तो व्हेन वाटर एवापोरेट्स इट वेपर्स राइजेस अप, द वाटर वेपर कूल्स एज इट गोज अप एंड चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो वाटर क्या होगा, जब एवापोरेट होता है तो उसके जो वेपर्स हैं, ठीक है, जब वाटर एवापोरेट हो रहा है तो उसके जो वेपर्स होंगे वो लाइट वेट के होंगे, इसलिए वो ऊपर की तरफ राइज हो जाएंगे, ठीक है। अब वाटर जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ड्यू टू कंडेंसेशन प्रोसेस वो क्या होंगे, वो ठंडे होने के साथ साथ जो वाटर वेपर थे वो अब वाटर वेपर से छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में, मीन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स थे दे विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स, वो मिलके बनाएंगे क्लाउड्स। अब जैसे जैसे और ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स बनते जा रहे हैं, क्लाउड और भी बड़ा होता जा रहा है, मीन्स वहाँ पे पानी भरता जा रहा है, तो उस क्लाउड के लिए मुश्किल हो जाएगा उसको पकड़ के रखने के लिए, ठीक है। सो व्हेन क्लाउड बिकम्स हैवी विथ वाटर, जब वो वाटर की वजह से बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है तो व्हाट दे डू, दे बर्स्ट एंड वी गेट रेन। तो वो बर्स्ट हो जाएंगे एंड वहीं से हमें रेन मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस, हाउ डू वी गेट रेन। देन क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि हाउ इज स्नो डिफरेंट फ्रॉम हेल। तो स्नो जो है वो हेल से डिफरेंट कैसे हैं। So when water vapor is suddenly cooled, it freezes into tiny white snowflakes. This is called snow. तो बर्फ़ क्या होती है, स्नो क्या होती है, जब सडनली वाटर वेपर ठंडी होकर फ्रीज हो जाती है तो वो टाइनी वाइट स्नोफ्लेक्स करेंगी, ठीक है, तो उनको हम कहेंगे स्नो। लेकिन जब रेन ड्रॉप्स जो होंगे किसी कोल्ड रीजन से पास करेंगे एटमॉस्फेयर के एंड तब वो जाके फ्रीज होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं हेल, ठीक है। सो स्नो क्या है, जब वाटर वेपर सडनली ठंडी होके फ्रीज होती है तो वो जो टाइनी वाइट स्नोफ्लेक्स बनती है उनको हम स्नो कहते हैं, ठीक है। एंड रेन ड्रॉप्स जब किसी ठंडे रीजन से पास करती है तो उस रीजन से पास करते टाइम उनका टेम्परेचर इतना कम होता है कि अब जाके वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो फ्रीज हो जाएंगे एंड वो फ्रीज होके तब हेल का फॉर्म ले लेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन, वी हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन द गिवन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्या दिया गया है, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन में डिफरेंस। तो दिस इज वेरी इजी। एवापोरेशन में क्या होता है, द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग, और कंडेंसेशन में ठीक उसका उल्टा। एवापोरेशन में वाटर जो है वो वाटर वेपर में चेंज होगा हीटिंग की वजह से, एंड कंडेंसेशन में क्या होगा, वाटर वेपर विल चेंज इनटू वाटर ऑन कूलिंग। द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एवापोरेशन इज कंडेंसेशन, ठीक है। एक में हीट कर रहे हैं, एक में कूल कर रहे हैं, एक में हम वाटर से वाटर वेपर में चेंज कर रहे हैं हीटिंग करने पे, दैट इज एवापोरेशन, एंड एक में वाटर वेपर को वाटर में चेंज कर रहे हैं कूल करने की वजह से, दैट इज कंडेंसेशन। क्लियर विद द डिफरेंस। Let's move on to the next one, that is soluble and insoluble impurities. अब soluble and insoluble impurities के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया है, एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया है, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में तो ऑब्वियसली किया है। फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे भी बता देती हूँ कि soluble impurities वो होते हैं जिनको हम नहीं देख पाते बिकॉज वो वाटर में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे कि सॉल्ट, शुगर, अगर हम इनको पानी में मिक्स करते हैं तो हम ऐसे देख के नहीं बता सकते कि इस वाटर में सॉल्ट मिक्स्ड है या शुगर मिक्स्ड है। विद द हेल्प ऑफ आवर
आइस, ठीक है। हम ऐसे ही यूं ही देख के उसको नहीं जज कर सकते, ठीक है। सो सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज आर दोज विच कैन नॉट बी सीन लाइक सॉल्ट, शुगर, एक्सेट्रा। दीज आर डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज इन वाटर, दे गेट कम्प्लीटली डिजॉल्व, अच्छी तरह से मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इनसॉल्युबल ऑब्वियसली द ऑपोजिट वन, जो कि हम देख सकते हैं एंड जो कि वाटर में मिक्स नहीं होते। दोज विच कैन बी सीन लाइक स्टिक हो गया, मड हो गए, स्टोन्स हो गए, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स जर्म्स एंड दिस आर इम्प्यूरिटीज दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो ये जो इम्प्यूरिटीज हैं ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। जो लास्ट हमसे पूछा है दैट इज अबाउट लैंड एंड सी ब्रीज, ठीक है। ये क्या होता है कि द सन वार्म्स बोथ लैंड एंड द वाटर, लैंड एंड वाटर दोनों को ही सन इक्वली गर्म, जो अपनी रोशनी है, अपनी हीट है, वो इक्वली दोनों पे देगा, ठीक है। बट होता क्या है कि जो लैंड है वो जल्दी वार्म अप होता है देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है। सन ने इक्वली अपनी हीट दोनों को दी, लैंड एंड वाटर को, मीन्स दोनों ही सन की वजह से गर्म तो होंगे, वार्म तो होंगे, बट जो लैंड है वो जल्दी होगा, वो फास्टर रेट में होगा वाटर से, ठीक है। तो दिन के समय में जो सी है वो ठंडा होगा बिकॉज लैंड ज़्यादा गर्म है कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर, ठीक है। सो इसीलिए सी इज कूल एंड द लैंड इज वार्म। सो जो हॉट एयर होगा वो लाइट होने की वजह से दैट विल राइज अप, एंड जो कूल एयर है वो सी के वहाँ से उस खाली जगह को पूरा करने के लिए सी की तरफ से लैंड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। नाउ रात के टाइम पे क्या होता है कि जो लैंड होगा वो दैट विल कूल डाउन फास्टर कंपेयर टू दैट ऑफ सी, मतलब लैंड जल्दी ठंडा होता है कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। तो रात के टाइम पे जो हॉट एयर होगा सी के अबव में वो राइज अप हो जाएगा और उस जगह को पूरा करने के लिए लैंड की तरफ से अब सी की तरह ब्रीजेस बहेंगी, ठीक है। सो दिस इज ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। तो यही है दोनों का डिफरेंस, एक हो गया लैंड ब्रीज, एक हो गया सी ब्रीज। क्लियर? So students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of this chapter. In our next video, we are going to study another chapter of class 4. Till then, stay tuned and thank you.